नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं अशोक वानखड़े। एक विशेष खबर और पता नहीं, ईमानदारी से पत्रकारिता करने वाले कोई भी पत्रकार के लिए एक झटका है, क्योंकि ईमानदारी मिलती कहाँ है आजकल देखने में। एक ऐसे आईएएस ऑफिसर जिसकी ईमानदारी के कसीदे उत्तर प्रदेश में पढ़े जाते थे, क्या रिटायरमेंट के बाद कोई लालच आया? क्या पूरे करियर में ईमानदारी से काम करने वाले किसी व्यक्ति पे अपने पुत्र मोह ज्यादा हावी हो गया? मैं बात कर रहा हूं यूपी रेरा के ईमानदार अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी। 1988 बैच के ये आईएएस ऑफिसर शुरुआती दिनों में कई जगह पर अल्मोड़ा हो गया, तब कंबाइन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक था, उन्नाव, बलरामपुर, यहां कलेक्टर रहे, बेदाग केंद्र में गए और काफी साल केंद्र में बिताए। ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज, इस डिपार्टमेंट के एग्रीकल्चर मंत्रालय में। उसके बाद चीफ विजिलेंस ऑफिसर रहे एमएमटीसी में, बहुत बड़ा सरकारी उपक्रम है, मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। वहां पे रहे 2016 से 17 तक, ज्वाइंट सेक्रेटरी 2011 से 16 तक। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ की शपथ विधि हो गई उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए पहली बार। और फिर जो 7 साल से केंद्र में थे, दिल्ली में थे, संजय भूसारेड्डी, उन्हें विशेष रूप से दिल्ली से लखनऊ भेजा गया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को सरकार चलाने का एक्सपीरियंस नहीं था, वो कभी मंत्री भी नहीं रहे। योगी आदित्यनाथ कैसे मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, वो एक किस्सा अलग है। लेकिन फिर मोदी सरकार ने केंद्र से करीब करीब 30-35 उत्तर प्रदेश आईएएस कैडर के आईएएस ऑफिसर केंद्र में प्रतिनियुक्ति पे थे। उनमें से 5 सीनियर ऑफिसर छट के योगी आदित्यनाथ के मदद के लिए कहिए, या ऊपर से निगरानी रखने के लिए कहिए, या यूपी का डायरेक्ट रिपोर्टिंग लेने के लिए कहिए, दिल्ली से भेजे गए। उसमें अवनीश अवस्थी थे, फिर संजय भूसारेड्डी जिनकी मैं बात कर रहा हूं, अनुराग श्रीवास्तव, शशि प्रसाद गोयल, प्रशांत त्रिवेदी। अब जब ये हमारे संजय भूसारेड्डी पहुंचे तो उन्हें पहले इन्वेस्टमेंट कमिश्नर बनाया गया। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का काम 2018 से 23 तक वहां रहे। उसके बाद कमिश्नर शुगर केन एंड शुगर 17 से 23 तक रहे, ये भी एक चार्ज उनके पास था। फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बने, प्रमोट हुए। लेकिन शुगर इंडस्ट्री, शुगर केन डेवलपमेंट और एक्साइज जैसे बड़े डिपार्टमेंट पे उनको भेजा गया। और ये वही हैं कि जिन्होंने एक्साइज डिपार्टमेंट यानी अखबारी डिपार्टमेंट संभालने के बाद ही जो सपा सरकार में वार्षिक राजस्व यानी रेवेन्यू, एनुअल रेवेन्यू 17 से 18 हजार करोड़ रुपए था, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि मुझे मालूम है भ्रष्टाचार क्या हो रहा है, मैं इसको 45,000 करोड़ रुपए का तक ले जाने का वादा करता हूं। और उन्होंने करके दिखाया। उसके बाद जब वो रिटायर्ड हो गए, रिटायरमेंट के बाद उन्हें रेरा के, मतलब वो 30 जून 2023 को रिटायर्ड हो गए और 2 महीने बाद रेरा का चेयरमैन बना दिया। इसके पहले इस प्रतिष्ठित, मतलब इस बड़े पद पर
यूपी के पूर्व मुख्य सचिव राजीव कुमार तैनात थे। अब रेरा क्या है? रेरा है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये मोदी सरकार की एक ऐसी देन है, क्योंकि उपभोक्ता लगातार बिल्डरों से परेशान होते हैं। बिल्डरों पे नकेल कसने वाली कोई एजेंसी नहीं थी। रेरा एक ऐसा अथॉरिटी है जिसके दांत भी है, और जो कई बिल्डरों की किस्मत बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है। और वहां ऐसे ईमानदार आदमी जब तैनात हुए, तो आज उनकी ईमानदारी पे शक क्यों? ताजा मामला ये आया है कि उनके जो बेटे हैं जयेश भूसा रेड्डी को एक कमिटी पे नियुक्त किया गया। रेरा के तहत गठित एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के मामले की जो कमिटी है, इस कमिटी में जयेश भूसा रेड्डी की अपॉइंटमेंट हुई। जयेश उनके बेटे हैं। रियल एस्टेट के डिफॉल्टर करीब करीब जो घोषित है वो 200 परियोजनाओं से जुड़े हुए हैं, और ये सभी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी के आदेश से हुआ है। अब उस आदेश का सही मायने में विश्लेषण कर, अध्ययन कर, एक फाइनल निचोड़ रेरा को देना होता है। उसके लिए उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यानी यूपी रेरा ने एक कमिटी बनाई, और उस कमिटी में संजय भूसा रेड्डी, जयेश भूसा रेड्डी को मेंबर बनाया। यानी पिता चेयरमैन है, और एनसीएलटी केसेस का अध्ययन करने के लिए जो कमिटी बनी उसमें जयेश है। अब ये पिता और पुत्र उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट के कई कंपनियों का भविष्य तय करेंगे। ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट भी है। जो लोग उनकी ईमानदारी की कस्में खाते हैं, वो कहते हैं कि हो सकता है संजय भूसा रेड्डी इस अपॉइंटमेंट को रद्द करे, लेकिन मैं मानता हूं कि जयेश रेड्डी का अपॉइंटमेंट संजय भूसा रेड्डी के बगैर इंफॉर्मेशन के हुआ, ये हो ही नहीं सकता। यूपी के रियल एस्टेट के डिफॉल्टर्स 196 कंपनियां हैं, और ये सब एनसीएलटी के में विचाराधीन है। इनमें लखनऊ व एनसीआर समेत कई शहरों में काम कर रही बड़ी कंपनियां भी शामिल है। इनके प्रकरण का पूरा अध्ययन करने और उनका पक्ष एनसीएलटी में रखने के लिए यह कमेटी बनी थी। अभी आप देखिए, माफ कीजिएगा, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश मैंने पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश खासकर नोएडा के बिल्डर उपभोक्ताओं को फंसाने के लिए बहुत ज्यादा देश में बदनाम है। प्रोजेक्ट बताते कुछ है, होता कुछ है। सेल डीड में कुछ होता है, जो मिलता है वो कुछ अलग है। इनके तार बड़े रियल एस्टेट वालों के सीधे बड़े नेताओं के, राजनीतिक नेताओं के राजनीतिक दल के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि ये वाइस वर्सा है। नेताओं की संपत्ति जो काला धन है, वो यदि आराम से कहीं खप जाए तो रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट में क्वांटम इतने बड़े हैं, हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट है, उसमें 100, 200, 500, 800 करोड़ रुपए यूं खप जाते हैं। उसी को ऑबलाइज करने में कई बड़े खेल हो जाते हैं। नेताओं को प्रॉपर्टी मिलती है, कुछ लोगों को शेयर होल्डिंग मिलती है कंपनी में। रियल एस्टेट और पॉलिटिक्स, इसके ऊपर एक सीरीज चल सकती है, आगे पीछे न्यूज लॉन्चर लेके आएगा। लेकिन वर्तमान में संजय भूसा रेड्डी के होते हुए उनके बेटे को उनके साथ ही उनके अधीन एक कमिटी है उस पर नियुक्त करना, क्या ये उनका पुत्र प्रेम था?
क्या उनको ये पता नहीं था? या फिर रिटायरमेंट के बाद कई संभावनाएं होती है, मैं संभावनाएं बता रहा हूं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। क्या रिटायरमेंट के बाद उन्होंने देखा कि पूरे जीवन भर ईमानदारी से काम करने के बाद भी भ्रष्टाचार करते हुए लोग आराम से जिंदगी जी रहे हैं, तो चलो रिटायरमेंट के बाद एक छोटा सा काम अपन भी कर ले। क्या ये सोच के तहत काम किया? अक्सर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट वहां होता है, वहां लोग दूर रखते हैं। मैं एक हाई कोर्ट के जज को जानता हूं जो तमिलनाडु में गुजरात से ट्रांसफर होके गए थे, लेकिन वो जब तक रिटायर्ड नहीं हुए, मदुराई बेंच में थे वो, अहमदाबाद से ट्रांसफर हुए, जब तक वो रिटायर्ड नहीं हुए तब तक उन्होंने अपने बेटी को हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने से मना किया। अहमदाबाद से जब उनका तमिलनाडु में ट्रांसफर किया गया, तब भी उन्होंने बेटी को कहा कि नहीं, मैं जिस बेंच में मैं पहले था, जिस कोर्ट में मैं था, भले ही मैं तमिलनाडु में हूं, लेकिन हूं तो हाई कोर्ट जज। तो कोई ये ना कह दे कि पिता का फायदा बेटी उठा रही है। इसलिए जब तक मैं रिटायरमेंट नहीं लूंगा, तब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। और जिस दिन उन्होंने रिटायरमेंट ली, उसके 1 महीने बाद बेटी ने प्रैक्टिस शुरू कर दी। ये भी उदाहरण है। रेरा पद से हटने के बाद वो अपने बेटे को वहां एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन आज उंगली उठाने का प्रयास। अभी भी उत्तर प्रदेश के बिल्डर जिस ताकत से बोलते हैं, कोई कहता है कि हमारे सीधा अमित शाह जी से संबंध है, भले ही नहीं हो। कोई कहता है कि हम गुजरात लॉबी की ऑपरेट संबंध है, कोई कहता है कि हम वहां से आदेश ले आएंगे। और जो मुजोरी और बदतमीजी उत्तर प्रदेश के खासकर नोएडा और आसपास के बिल्डरों में, वो सिर्फ इसलिए है कि डर नहीं है। और संजय भूसा रेड्डी का रेरा का चेयरमैन होते हुए भी डर नहीं है, इसका मतलब फिर कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। आज फिर मैं इस बात से थोड़ी आशा रखता हूं कि जयेश का अपॉइंटमेंट वो कैंसिल कर देंगे, तो कम से कम जो बादल संशय के उठे हैं वो छट जाएंगे। आज के डेट में ईमानदारी बहुत मुश्किल से मिलती है, चाहे फिर कोई भी प्रोफेशन हो, ब्यूरोक्रेसी हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, पत्रकारिता हो, व्यापार हो, बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे में कुछ गिने चुने ईमानदार लोग भी ये करने लगे तो समाज का विश्वास उठ जाता है। आज न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में इतना ही। फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।